नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज का दिन बड़ा खास रहा है। हालांकि दो सबसे बड़ी खबरें रही। पहली खबर तो यहाँ पर आपको बता दें ये रही कि ज्ञानव्यापी में 31 साल बाद पूजा अर्चना वहां पर हुई। लोग बड़े खुश थे, काशी के लोग बड़े प्रसन्न थे ये मंजर देख कर कि उनको 31 साल बाद ज्ञानव्यापी में जो व्यास जी तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना करने का मौका मिला। और इसके अलावा मतलब जो सबसे बड़ी खबर रही, जो आम जन से जुड़ी हुई खबर रही, वो है बजट, अंतरिम बजट। हालांकि अंतरिम बजट है ये, और खासतौर पे इस बजट का ये रहता है कि भाई अंतरिम बजट को लेकर ये कहा जाता है कि जब तक मतलब एक तरीके से ये आने वाले जो महीने होते हैं, जब तक दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले, जब भी जो चुनावी साल होता है उस दौरान, उससे पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ताकि जो आमूलचूल इलेक्शन होने तक, इलेक्शन होने के बाद और नई सरकार बनने तक, और नई सरकार बनने के बाद, और जब तक वो पूर्ण बजट लेकर नहीं आती है, तब तक का पूरा जो खर्चा होता है, पूरा जो ब्यौरा होता है, वो इस अंतरिम बजट में रखा जाता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि खर्च करने को लेकर बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटी जो होती है, औपचारिकता जो होती है, वो इसमें निभाई जाती है। लेकिन कई बार ये जो अंतरिम बजट होता है वो बड़ा खासतौर पे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जाता है। और ये हमने 2019 में देखा भी था कि किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक का काम किया था इसने, जब मोदी सरकार ने बाकायदा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, और उसके अलावा जो यहाँ पे टैक्स पेयर्स हैं उनको 7 लाख की इनकम तक पे बाकायदा राहत दे दी थी। तो उस दौरान बड़ा हिट हुआ था ये, और उसके बाद लोग बहुत पसंद आया था उनको ये जो मोदी सरकार का फैसला था, और उस बाबत उसका रिजल्ट लोगों ने देखा भी। अब जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने बजट आज पेश किया 11 बजे, और बजट पेश करते वक्त उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ये बजट नहीं है, बल्कि ये मोदी की गारंटी है। 2047 तक देश को विकसित भारत के तौर पर उसकी पहचान बनानी है, विकसित राष्ट्र के तौर पर देश की पहचान बनानी है, भारत की पहचान बनानी है। तो उसी बाबत इस बजट को देखा जा रहा है कि इस बजट के अंतरिम, कहने को ये अंतरिम बजट, लेकिन इसमें जो पूर्ण बजट होगा उसकी पूरी एक विजन, पूरी एक परछाई इसमें देखने को मिली है। और इस बजट के अंदर कहा गया है कि ये बजट मोदी की गारंटी वाला बजट है, यानी कि जो इसमें कहा गया है और जो इसमें एक प्लानिंग दिखाई गई है वो आने वाले समय में वही पूरी होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कल कहा भी था कि देखिए अभी अंतरिम बजट है और उसके बाद हम चुनाव के बाद पूर्ण बजट लेकर आएंगे। पूरे कॉन्फिडेंस है, हाँ पूरे कॉन्फिडेंस है वो कि पूर्ण बजट जो है वो वही लेकर आएंगे, यानी कि चुनाव वही जीतेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि देखिए अब अगर इस बजट की खास बातों पर ध्यान दें तो ये इन्होंने, पीएम मोदी ने इस बजट को, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, पीएम मोदी ने इस बजट को भविष्य के निर्माण का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें समावेशी और इनोवेटिव ये बजट है, और इस बजट के चलते हम आगे आने वाले समय में एक विकास की नई परिभाषा को गढ़ेंगे। और उसके अलावा पीएम ये भी बोले कि इसमें विकसित भारत की झलक मिलती है कि किस तरीके से विकसित भारत को लेकर काम किया जा रहा है। और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बजट की तारीफ की है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन उस मसले में हम बाद में जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो बजट है इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले था, जो पहले निर्धारित किया गया था वही है। यानी कि खास तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजकीय कोषीय जो घाटा रहा जीडीपी का 5.1 रहने का अभी तक अनुमान बताया जा रहा है। और यह एक फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एक और बात कही कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। यहाँ पहले तो है ही जो करोड़ों के आशियाने जो हैं वो आम लोगों को दिए गए हैं, लेकिन अब उसमें बताया जा रहा है कि 2 करोड़ और आशियाने लोगों को दिए जाएंगे, गरीब परिवारों के सर पर छत होगी। और उसके अलावा आपको बता दें कि 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है, कि पहले ही निर्धारित था, तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। और नए जो 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है वो बाकायदा तैयार किए जाएंगे। आवागमन को बहुत सुचारू करने की कोशिश हो रही है, आवागमन को बहुत सुलभ करने की कोशिश हो रही है, तो 3 नए रेल कॉरिडोर जो है वो शुरू किए जाएंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली यहाँ पे दी जाएगी।
और ये एक तरीके से देखा जाए तो 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी और 15 से 18 हजार रुपए की इस दौरान बचत भी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेक्टर के लिए खास तौर पर जो मोदी सरकार है वो काम कर रही है और इस अंतरिम बजट में उसको भी रखा गया है। दरअसल कोरोना काल देखा है भारत ने, किस तरीके से कोरोना काल के समय क्या स्थिति बनी रही और किस तरीके से मोदी सरकार उन परिस्थितियों से निपटी और उस चुनौती का सामना किया और उस चुनौती से उभर कर आई। जब अलग अलग देशों में जो आपको बता दें कि जब आर्थिक स्थिति हाथ से बाहर निकल रही थी तो उस दौरान जो केंद्र की सरकार है उसने पूरी बागडोर अपने हाथ में ली। पीएम मोदी ने अपनी पूरी बागडोर अपने हाथ में ली और उस चुनौती से भारत को निकालकर एक तरीके से सेफ जोन में लाकर रखा। तो यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग में खास तौर पर जो केंद्र की सरकार है वो काम करती हुई नजर आ रही है और उस तरफ खासा ध्यान भी दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते वक्त नैनो यूरिया इसका दायरा बढ़ाएंगे, ये बाकायदा कहा है। आने वाले समय में 5 एयरपोर्ट पार्क स्थापित किए जाएंगे। 10 साल में 149 एयरपोर्ट होंगे, 149 एयरपोर्ट। और जैसे मैंने कहा भी, देखिए जब हमारी आपकी और हमारी कमाई से जब पैसा हम एक बड़ा अमाउंट देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में, तो हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जब हम सड़कों पर निकलें, जब हम कहीं पर हमें किसी और स्टेट में जाना हो, कहीं जाना हो, तो कम से कम आवागमन जो होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए। बहुत कम से कम जब हम अपने 2 व्हीलर लेकर या 4 व्हीलर लेकर या साइकिल ही लेकर अगर हम सड़कों पर निकल रहे तो कम से कम सड़कों पर गड्ढे ना मिले, एक सफर आसानी से हो सके, फ्लाईओवर रहे, जाम ना मिले, ट्रेन टाइम पर रहे, फ्लाइट टाइम पर रहे और जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं वो वक्त पर रहे। तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो टैक्स हमने दिया है वो हमारे काम आ रहा है और उस बाबत एक रियायत जो है वो जो गवर्नमेंट है वो हमारे पास वापस ले रही है। मतलब अगर टैक्स के तौर पर हमसे पैसे ले रही है तो फिर वो रियायत के तौर पर हमको मिल भी रहा है, तब ठीक फील आने लगता है थोड़ा सा। तो 149 10 साल में 149 एयरपोर्ट होंगे, यानी कि आवागमन पर आने वाले समय में मोदी सरकार फोकस करेगी और 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत जैसी जो बोगियों में कन्वर्ट किया जाएगा। बड़े शहरों में नवे ट्रेन का भी विस्तार किया जाएगा और छोटे शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदलने के बारे में सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया है। आवास योजना के तहत 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है। डेयरी किसानों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य के तौर पर भी एक बड़ी उपलब्धि मिल रही है, मत्स्य के तौर पर भी एक तरीके से राजस्व मिल रहा है, तो उस बाबत भी उस दिशा में बड़ा काम किया जाएगा। नेचुरल गैस को लेकर आपको बता दें कि गैस का आयात भी बढ़ाया जाएगा और आशा आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान है ये कि खास तौर पर जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको और विकसित किया जाएगा और ज्यादा वहां पर जो गवर्नमेंट है वो फोकस करेगी। मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना लाई जाएगी। मिडिल क्लास के लिए देखिए नई आवास योजना बहुत जरूरी भी है क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो ज्यादातर नौकरी पेशा होता है या फिर ये कह लीजिए कि जो लघु उद्योग होते हैं उस बाबत वो काम करते हैं। तो ऐसे में कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ एक घर बनाने में ही उनकी जो पूरी जमा पूंजी होती है वो निकल जाती है। मतलब अगर उन्होंने मान लीजिए सेविंग करके भी अगर ठीक ठाक, मतलब आप औसतन अगर देखा जाए तो 8 से 9 लाख रुपए अगर उन्होंने इकट्ठा किए हैं तो अगर वो एक घर लेने जाते हैं या एक घर बनाने जाते हैं अपने लिए तो उससे भी कई गुना उसमें खर्च हो जाता है। तो ऐसे में अगर मिडिल क्लास के लिए आवास योजना आती है तो ये अपने आप में एक बड़ी सहूलियत होगी मिडिल क्लास के लिए, एक बड़ी रियायत होगी मिडिल क्लास के लिए कि कम से कम वो अपना जो घर है वो उनको अगर उसमें सब्सिडी मिलती है तो जो जमा पूंजी है चलिए वो लग भी जाती है लेकिन कम से कम कुछ तो रियायत मिलेगी कि वो अपने आने वाले समय के लिए भी सेव करके रखेंगे। और उसके अलावा आपको बता दें कि उससे पहले जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई थी और बताया था कि इस तरीके से जो केंद्र की सरकार है वो इस वक्त काम कर रही है। और उसके अलावा आपको बताएं कि 3 करोड़ जो लखपति दीदी है वो बनाने की योजना है। लखपति योजना ये है कि जो वो महिलाएं होती हैं जो कि रोजगार शुरू करती हैं और रोजगार में लघु उद्योग शुरू करती हैं। कई सारी महिलाएं होती हैं जो कि लघु उद्योग शुरू करती हैं और उस बाबत वो अपनी मेहनत से पता चलता है। अभी कई ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिस बाबत कई महिलाओं ने अच्छा खासा व्यवसाय किया है और लखपति बन गई हैं और उस बाबत भी लगातार लाभार्थियों से बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और इसी बाबत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि 3 करोड़ महिलाओं को वो लखपति बनाएंगे। तो महिला सशक्तिकरण पर खास तौर पर उनका फोकस है क्योंकि एक तरफ जो आवास योजना है उसके
तहत भी जो मालिकाना हक है वो महिलाओं के पास है, मतलब जो घर की चाबी है और जो घर की रजिस्ट्री है वो महिलाओं के नाम पर है। उधर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना, तो ये सारी चीजें हैं जो कि महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं को खासतौर पे फोकस कर रही है मोदी सरकार। और उसका रिजल्ट भी चुनाव में महिलाएं पूरी तरीके से जो योजनाएं देती है मोदी सरकार, उसको रिटर्न करके बकायदा अपने वोट के रूप में वो उनको लौटा भी देती है। पिछले चुनाव में तो ये देखने को मिला है। इसके अलावा 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त देने की बात की गई है, और यह है खासतौर पर राज्यों के लिए, ताकि पर्यटन जो है वो बढ़े। देखिए, 3 चीजें कनेक्टेड है। एक तो राज्यों के लिए बकायदा जो ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात है, उधर रेलवे कॉरिडोर और एयरलाइंस को और भी ज्यादा डेवलप करने की बात है। और उसके ये जो है वो मामूली नहीं है, सीधे तरीके से अगर देखा जाए तो पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। पर्यटन बढ़ेगा तो जाहिर है कि एक राजस्व की तो है ही बात, लेकिन उसके साथ साथ उस बाबत जो पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो लोग सेलिब्रिटीज है बाहर जाकर वेडिंग डेस्टिनेशन जो एक चल रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि भारत में ही देखिए ना वेडिंग डेस्टिनेशन। तो पर्यटन को इसी तरीके से बढ़ावा देने की बात जो है वो कही जा रही थी, और उसी बाबत माना किया जा रहा है कि 75,000 करोड़ का जो कर्ज है वो राज्यों को देने की बात सामने आई है। और उसके साथ साथ जुलाई के बजट में विकसित भारत का रोड मैप होगा, यानी कि जुलाई में जो पूर्ण बजट आएगा उस बाबत विकसित भारत का जो रोड मैप है वो भी दिया जाएगा। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको बता दें कि 11% से ज्यादा खर्च करने की बात सामने आई है। 40,000 रेल बोगी वंदे भारत में बदली जाएगी, ये भी बोला गया। लक्षद्वीप का भी जिक्र हुआ। लक्षद्वीप की आपको फोटो याद होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर की तरफ घूमने गए थे, और लोगों ने फिर लक्षद्वीप को लेकर ट्वीट पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि अच्छी डेस्टिनेशन है, तो उसका भी जिक्र हुआ। लक्षद्वीप का भी नाम लिया निर्मला सीतारमण ने, और खास योजनाएं लक्षद्वीप के लिए भी फाइनलाइज करने की बात सामने आई है। तो इस दिशा में और इसी तरीके से जो बजट है वो फिलहाल सामने आया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो बजट में ये भी बोला गया है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो फाइनेंसिंग और रिफाइनरीसिंग होती है उस बाबत भी गवर्नमेंट आगे जो प्लान है वो तैयार करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना यह है कि बहुत ही संतुलित बजट था ये, बजट की तारीफ की है हर किसी ने। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि बजट में 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का जो लक्ष्य है वो भारत श्रेष्ठ होगा, समृद्ध होगा, इस दिशा में इसको माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अखिलेश यादव हैं, उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है, ये भाजपा का विदाई बजट है, ये उन्होंने तंज कसा अखिलेश यादव ने। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी है राज्यसभा सांसद, ठंडे मौसम में जनता की उम्मीदों पर ठंडा पानी फैलाया है, गनीमत बस ये है कि ओले पड़ने से बच गए हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी का कमेंट है। और हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को रखने की जो गारंटी है वो दी गई है। तो सीधे तरीके से कहा जाए तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बजट को कह रहे हैं मोदी की गारंटी है 2047 तक के लिए, कि 2047 तक इन्हीं कदमों के जरिए, इन्हीं प्रयासों के जरिए जो भारत है वो 2047 तक विकसित राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना लेगा। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि बजट से जितनी उम्मीदें थी उतनी हुई नहीं है पूरी, और यही मिला जुला है। जाहिर है कि बजट आने के बाद इस तरीके से होता है। तो सत्ता पक्ष 10 में से 10 नंबर दे रहा है और विपक्ष 10 में से 0 है फिलहाल। तो फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।